नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत दर्द भरी खबर के साथ। बैतूल से बड़ी खबर, झल्लार में दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू होकर बस से एक टवेरा गाड़ी टकरा गई। एसयूवी 10 सीटर 12 सीटर टवेरा गाड़ी टकरा गई। टवेरा में सवार 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में 5 पुरुष 4 महिलाएं 2 बच्चे शामिल हैं। दीपावली पर अपने गांव त्योहार का सीजन चल रहा है और ये वापस गांव की तरफ लौट रहे थे मजदूर। उसी दौरान यह हादसा हुआ। टवेरा चालक ने रॉन्ग साइड से गाड़ी घुमाई और इसके चलते यह हादसा हुआ। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। यानी ये तय मानकर चलिए कि धुंध इसमें शामिल होगी। ठंड के चलते धुंध बढ़ी हुई है। मृतकों के परिजनों से मिलने कलेक्टर झल्लार थाने पहुंचे हैं। झल्लार थाने से तकरीबन 100 मीटर दूर परतवाड़ा रोड पर यह हादसा हुआ है। खाली बस जो है वो रोड से जा रही थी और तभी कलमता गांव है अमरावती से, वहाँ कुछ मज़दूर जो है झल्लार क्षेत्र के मजदूरी के लिए गए हुए थे, जो 20 दिन से गए हुए थे। कल रात में वो तकरीबन 9 बजे वहाँ से निकले हैं और ये एक्सीडेंट हुआ है 2 सवा 2 बजे के करीब। और टवेरा गाड़ी जो है ड्राइवर को अचानक जो है थोड़ी नींद से आ गई। ड्राइवर हमारे पास है, उसके जो कथन हुए हैं उसके अनुरूप उसको थोड़ी नींद आ गई और बस में जाके एकदम डैश हो गई गाड़ी। तो इसके कारण जो है टवेरा में 11 लोग थे और उन सभी के साथ हादसा हुआ है। और इसमें अब प्रयास यही कर रहे हैं कि अपराध पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना। मैडम, इसमें जो मृतक लोग हैं उनको कुछ सहायता राशि भी दी जाएगी? हाँ, जो विधिवत है वो सारी हम लोग प्रक्रिया पूर्ण करके जल्द से जल्द इनको सभी प्रकार की सहायता राशि देंगे। तो अधिकारियों को भी आप लगातार सुन रहे हैं किस तरह की स्थितियां हैं और अपने गांव ये लौट रहे थे। कलमदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। हालांकि स्थितियां धीरे धीरे साफ होंगी। 11 लोगों की मौके पर मौत। बार बार एक भ्रम की स्थिति बन रही थी ड्राइवर के जख्मी होने को लेकर। अब जानकारी ये मिल रही है कि बस का जो ड्राइवर था वो जख्मी हुआ है। कार में सवार 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई। टवेरा ये कार है, एसयूवी, बड़ी कार इसे कहा जाता है। बड़ी कार ये है 10 सीटर 11 सीटर 12 सीटर। कैपेसिटी पैसे के हिसाब से दरअसल मध्य प्रदेश की सड़कों पर तय होती है। यह आरटीओ का आलम है। मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए कलेक्टर मौके पर पहुंची हुए हैं। एसपी से न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने चर्चा की। सिमाला प्रसाद कुछ देर पहले वो जुड़ी और उन्होंने तमाम जानकारियां, जो अपडेट्स उनके पास थे वो उन्होंने दिए हैं। कार में सवार 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 5 पुरुष 4 महिलाएं 2 बच्चे इसमें शामिल हैं। मानक तौर पर टवेरा, इसे आप 7 सीटर कहते हैं और अमानक तौर पर आप देख लीजिए कितनी सवारियां भरी होती हैं। ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह ठूस ठूस कर सवारियां भरी होती हैं कि छोड़ दीजिए, आप इसकी बात छोड़ दीजिए, इस पर आगे बात करेंगे। ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैतूल से हमारे साथ ऋषु लगातार बने हुए हैं और भोपाल से शैलेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर ऋषु, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में ये पूरा घटनाक्रम और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है। ड्राइवर की स्थिति को लेकर थोड़ा भ्रम हो रहा था, लेकिन अगर हम गलत नहीं समझ पा रहे हैं तो बस का ड्राइवर जख्मी है और टवेरा का जो ड्राइवर था उसकी मृत्यु हो चुकी है। थोड़ा साफ कर दें ये भी ऋषु। जी हाँ, देखिए, अभी पुलिस से बात होने के पहले तक जो स्थिति सामने आई थी, जो बताया जा रहा था कि जो टवेरा है उसमें कुल 12 लोग थे, जिसमें से एक ड्राइवर और 11 मजदूर हैं। लेकिन अब जाके स्थिति पूरी तरह साफ है कि टवेरा में ड्राइवर को मिला के 11 लोग थे, जिनकी सभी की डेथ हो गई है और जो बस का ड्राइवर है वो बुरी तरह जख्मी हुए। और घटना की जो पूरी जानकारी है बस के ड्राइवर ने बताई है कि टवेरा चालक जो है बुरी तरह से रॉन्ग साइड से आकर के बस में घुसा था और इस कारण से ये पूरी दुर्घटना हुई है। 11 लोग की कुल इस मामले में डेथ हुई है। अभी कलेक्टर जो बैतूल हैं अमनवीर सिंह बैस, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि जो राहत राशि, जो अनुग्रह राशि दी जाती है इस तरह की दुर्घटनाओं में, वो तत्काल देने की व्यवस्था की जा रही है और जो जितने भी मृतक हैं उनको पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम के बाद उनके शव तत्काल परिजनों को सौंपकर किसी भी तरह की उनको असुविधा न हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। जो पूरी घटना है उसमें 2-3 तरह की लापरवाहियां तो सामने आई ही हैं, जैसे कि जो टवेरा थी उसमें ओवरलोडिंग की गई थी, मजदूरों को क्षमता से अधिक बैठाया गया था लोगों को। दूसरी बात यह है कि ड्राइवर जो है जिसकी मौत हो चुकी टवेरा का ड्राइवर, वो नींद के झोंके में था और रॉन्ग साइड से आकर के घुसा था बस में। इस तरह की 2-3 जो गलतियां हैं इसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। जो मृतकों की अगर हम बात करें तो सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं जो अमरावती से मजदूरी करके लौट रहे थे और दिवाली मनाने अपने गाँव आ रहे थे। ललित जी जी, छोटी दिवाली भी इसे कहते हैं, इसे मनाने के लिए ये पहुंच रहे होंगे। ये कहाँ के मजदूर कब पहुंच रहे थे, इसको लेकर थोड़ा सा और इश्यू हम आगे साफ करेंगे। शैलेंद्र आपको लगातार नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, एक और हादसा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हादसे जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। कल ही जिस तरीके से मुरैना के बानमौर में एक मामला सामने आया था जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की इसी तरीके के घटनाक्रम में मौत हो गई थी। वो जो बोलेरो थी वो अभी एक कार से, जो बड़े वाहन से टकराई थी। और इस तरह के घटनाक्रम ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश की सड़कों पर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं जिससे बड़े हादसे हो रहे हैं और लापरवाही के चलते ये हादसे हो रहे हैं। लापरवाही न केवल जो लोग गाड़ी में सवार होते हैं उनकी तरफ से, जिस तरीके से ऋषु बता रहे थे कि उसमें क्षमता से अधिक लोग सवार थे और वो रॉन्ग साइड भी चल गया, तो ये एक उसकी तरफ से लापरवाही। लेकिन लापरवाही सरकार की तरफ से भी है। तमाम तरह के नियम जो है वो बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि नियमों का सख्ती से पालन भी कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखने में आता है कि घटनाक्रम के बाद तो ये बात कही जाती है कि अब सख्ती से पालन कराया जाएगा, रोड पर आपको आरटीओ मिलेंगे, तमाम जगह के चेक पोस्ट होते हैं, तमाम जगह पर चेकिंग होती है। क्योंकि ये जो गाड़ी है ये अमरावती यानी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक पहुंची और इस दौरान कई चेक पोस्ट मिलेंगे। उस दौरान कहीं ये चेक करने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें क्यों सवार है, जबकि 7 सीटर अगर गाड़ी पास है तो उसमें 11 लोग कैसे सवार हो गए। तो ये जो है ये अगर लापरवाही संबंधित विभाग के द्वारा नहीं की गई होती तो शायद ये घटना पेश नहीं आती। अगर पहले ही चेक पोस्ट पर इनको रोक दिया गया था, इनको समझाइश दे दी गई होती तो शायद ये घटनाक्रम पेश नहीं आता। तो जरूरत है सरकार को अपने लेवल पर इस तरह की तमाम चेकिंग पॉइंट्स जो लगे रहते हैं उन पर बाकायदा प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो। न केवल जो 4 व्हीलर्स की बात, बल्कि कई बार जो बसों के घटनाक्रम सामने आते हैं उसमें भी ये देखने में आता है कि बड़ी संख्या में जो ओवरलोडेड रहती है और न केवल सवारियां बल्कि कई बसें तो ऐसी होती हैं जिनके ऊपर भारी मात्रा में माल भी सप्लाई किया जाता है, तो जिससे कहीं न कहीं गंभीर हादसे पेश होते रहते हैं। जी बहुत अच्छी बात शैलेंद्र ने जो याद दिलाई है। याद कीजिए, जल समाधि एक बस ने ले ली थी। जल समाधि लेने के बाद एक राजनेता ने कहा मैं किसी भोज में शामिल नहीं होऊंगा। उसके बाद वो भोज में शामिल नजर आते हैं। इसके बाद अगर ये महकमे इतनी जिम्मेदारी से काम करते हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए ना कि एक एआरटीओ के पास आय से 600 गुना ज्यादा संपत्ति मिल कैसे सकती है। इसी बात की तरफ शैलेंद्र इशारा कर रहे हैं। कितने चेक पॉइंट से होकर यह गाड़ी गुजरी होगी, लेकिन उस चेक पॉइंट पर किसी ने ये चेक करने की कोशिश ही नहीं की। ऋषु, मैं फिर आपके पास आना चाह रहा हूं। बैतूल जो है वो एक पॉइंट है। 2 राज्यों को जोड़ने की बात कह ली जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कह ली जाए, पर यहां के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जितना मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, वो इस तरह से बनाए गए हैं मानो एक लकीर खींचकर राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिए गए हों। कोई स्टैंडर्ड एसओपी का पालन यहां पर नहीं किया गया। इस हादसे के बारे में भी बताएं, इस जगह के बारे में भी समझाएं। ऋषु, देखिए, ये जो जगह है, सबसे पहले ललित जी मैं आपको इस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। बैतूल से परतवाड़ा, जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है परतवाड़ा, हाँ। उसको जोड़ने के लिए एकमात्र यही रोड है जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। झल्लार थाने से महज 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर यह हादसा हुआ है। सड़कों की अगर हम बात करें तो काफी, जो आपने एक बात बिल्कुल सही कि लकीर की तरह सड़कें बना दी गई है, कोई नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरह शैलेंद्र जी भी बता रहे थे कि जो चेक पॉइंट्स जो है वो नहीं लगे होते या चेकिंग नहीं होती है, तो सबसे गंभीर बात तो बैतूल में ये है कि इतना लंबा एक जो है रास्ता जो है 2 राज्यों को जोड़ता है। यहाँ से बैतूल की जो सीमाएं हैं 3 तरफ से महाराष्ट्र से सटी हुई है, 3 तरफ से हाईवेज बने हुए हैं, महाराष्ट्र को जोड़ने, इंदौर को जोड़ने, भोपाल को जोड़ने नेशनल हाईवेज बने हुए हैं। लेकिन
कहीं पर भी ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग हो या तो फिर गोवंश की तस्करी के लिए चेक पॉइंट्स हो, इस तरह के कोई भी चेक पॉइंट्स नहीं लगाए गए हैं। रोजाना यहाँ खुलेआम ओवरलोडिंग वाहन घूमते हैं, चाहे वो चौपहिया वाहन हो या बड़े वाहन हो, बसेस हो, सब में ओवरलोडिंग की जा रही है। जो मालवाहक वाहन है वो ओवरलोडिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन कहीं चेकिंग के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आरटीओ विभाग कुछ खास मौकों पर यदि कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है बैतूल में तब नजर आता है सड़कों पर चेकिंग करते हुए। इसके अलावा आरटीओ विभाग भी केवल औपचारिकताएं और लाइसेंस बनवाने में ही मशगूल है, इसके आगे वो कोई कार्रवाई करते नहीं है। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात करें तो जो थानों के आसपास जो हाईवेज के किनारे या सड़कों के किनारे जो थाने बने हुए हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को उस तरह से निभाते नहीं नजर आते हैं जैसा उनको करना चाहिए। अगर नजर पड़ती है जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहीं से शुरुआत कर दी जाए कि जो ओवरलोडिंग वाहन गांव से शहर आ रहे हैं, शहर से गांव जा रहे हैं, उन्हीं पर कार्रवाई की जाए तो शायद थोड़ी ना थोड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकेगा, ये कार्रवाई शुरू तो हो सकेगी। लेकिन इस तरह की कोई भी कार्रवाइयां नहीं की जा रही है। जहां तक नेशनल हाईवेज की बात है, सुरक्षा के कोई इंतजामात यहां पर नजर नहीं आते हैं। दुर्घटना होने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की जो एम्बुलेंसेज हैं वो कम ही नजर आती है। कहीं कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो एम्बुलेंसेज है वो दिख जाती है, वरना तो फिर जो है जिला प्रशासन के भरोसे ही दुर्घटना के बाद पीड़ितों को, मृतकों को रहना, उनके परिजनों को रहना पड़ता है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह की स्थितियां हैं। 46 एक राजमार्ग है, ये अकेला ऐसा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ही है। ये बैतूल से ग्वालियर का है। इसमें अगर आप कभी सफर करें 46 जिसके अपग्रेडेशन की बात हो रही है 347 NH 347 में, इसमें अगर आप सफर करेंगे तो कहीं भी आपको कहीं काली रोड कहीं सफेद रोड, कहने का मतलब कब डामर रोड खत्म हो जाएगी, कब सीमेंटेड शुरू हो जाएगी, कब सीमेंटेड रोड के मेंटेनेंस के लिए 8-8 फुट के गड्ढे खोद दिए गए हैं, इसका कहीं कोई इस पर साइन बोर्ड आपको नहीं लगा मिलेगा। अब यह आपका भाग्य है कि आप इस रास्ते से गुजर के सुरक्षित बच के निकल जाएं। लगातार शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये कहा जाता है जब भी हादसे की बात होती है, सवाल पूछे जाते हैं, ये कहा जाता है कि नहीं अभी तो पहली प्राथमिकता हमारी रेस्क्यू है, या अभी तो हमारी पहली प्राथमिकता ये देखना है कि गलती कैसे हुई। ये पहली प्राथमिकता ही आखिरी प्राथमिकता बता दी जाती है। कभी कोई जिम्मेदार हादसों का तलाशा नहीं गया। देखिए ललित, जिस तरीके से अभी हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए थे वो बताते हैं कि देश के जो टॉप 3 राज्य हैं जिनमें सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होती है उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का यह दावा है, अब से कुछ दिन पहले एक सेमिनार भी आयोजित किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि कैसे मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को रोका जाए। इसको लेकर नई एसओपी जारी की जा रही है। जो वो ड्राइवर्स हैं उनको बाकायदा उसकी ट्रेनिंग्स दी जाएगी, जो आरटीओ है उनको तमाम तरह के नॉर्म्स पढ़ाए गए थे ताकि जो वाहन सड़क पर चल रहे हैं उनकी फिटनेस हो, चाहे उनकी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर किस तरह की क्षमता है या उनकी सिटिंग कैपेसिटी है, ये सारे मापदंड जो है वो सड़कों पर नजर आएंगे ताकि जो हादसे हो रहे हैं, जिस तरीके से ये हादसा पेश आया जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, इस तरह के हादसों को रोका जाए। लेकिन सवाल इस हादसे के बाद ये खड़ा होता है कि इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, सरकार तमाम तरह के दावे अगर करती है तो उसके बाद भी अगर इतने गंभीर हादसे हो रहे हैं तो इस तरह के सेमिनार का फिर उपयोग क्या बचता है? कि क्या केवल कागजी खानापूर्ति के लिए ये किए जाते हैं? क्या जिन अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई, जो एसओपी जारी करने की जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी, जिनको एसओपी पालन कराने की जिम्मेदारी थी, आखिर वो लोग करते क्या है? इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो इन हादसों के बाद खड़ी होती है। और जिस तरीके से आपने कहा कि हाईवे जब बनता है तो उसके साथ ही हाईवे पर पेट्रोलिंग गाड़ियां भी रहती हैं ताकि वो समय समय पर ये पेट्रोलिंग करती रहे कि किसी तरह की कोई अव्यवस्थाएं तो वहां पर नहीं हो रही है, चाहे वह ओवरलोड को लेकर हो या फिर अन्य समस्याओं को लेकर। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और खड़ी रहती है और उस अंधेरे घुप अंधेरे में वो गाड़ी जो खड़ी होती है वो दिखाई नहीं देती और ऐसे में कोई पीछे से आ रहा वाहन उसमें टकरा जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। इस तरह के तमाम जो नियम है जो हाईवे पर लागू होने चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकांश हाईवे पर वो नियम दिखते नहीं है और इसी का ये परिणाम होता है कि इस तरह के जो मजदूर हैं वो अपने काल के गाल में समा जाते हैं। जी, वाकई काल के गाल में समा जाते हैं और यही दरअसल इस हादसे में भी नजर आ रहा है। ऋषु, अगर कोई मृतकों से जुड़ा कोई अपडेट हो वो बताएं और एक बार फिर इन मजदूरों के बारे में, कहां से कहां तक ये जा रहे थे। दरअसल त्योहारी सीजन है, मध्य प्रदेश का मिजाज बड़ा त्योहारी है। देवउठनी एकादशी, छोटी दिवाली के नाम पर भी इसे जाना जाता है। कई जगह ऐसी हैं जहां इसके आगे और पीछे लगातार त्योहार मनाने का सिलसिला चलता है। मजदूर बड़ा त्योहार प्रिय है।
वो हर त्योहार अपने घर में मनाना चाहता है। कॉर्पोरेट नहीं हुआ है ना मजदूर अभी तक, वो हर त्योहार अपने घर में मनाना चाहता है, वो किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता है। यह भी इस हादसे में इसकी एक महत्वपूर्ण वजह होगी। मजदूर कहां से कहां तक जा रहे थे, एक बार फिर थोड़ा साफ करें ऋषु। जी देखिए, जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले गए हुए थे मजदूरी करने के लिए, सोयाबीन कटाई के लिए। हर साल यहाँ से पलायन करते हैं मजदूर, बाहर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो त्योहार की आपने बात की वो बिल्कुल सही है। जो बैतूल में जो आदिवासी वर्ग है, ये दिवाली के दिन दिवाली नहीं मनाते हैं, बल्कि दिवाली के बाद 1 माह तक अलग अलग आदिवासी ग्रामों में दिवाली मनाई जाती है। और ये दिवाली के बाद ही अमूमन अपने गाँव में लौटते हैं दिवाली मनाने के लिए। ये मजदूर भी दिवाली के बाद ही निकले थे। आज चूंकि देव उठनी 11 भी है और ये दिवाली मनाने के लिए अपने गांव आ रहे थे अमरावती से। ये जो सारे मजदूर हैं, ये झल्लार थाना क्षेत्र के पास से के ही ग्रामों के रहने वाले हैं। जो 4-5 मजदूर हैं वो एक ही परिवार के हैं, दूसरे अन्य गांव के भी 1-2 मजदूर हैं। तो इस तरह से बैतूल जिले के ही सारे लोग रहने वाले हैं। जो टवेरा का ड्राइवर है वो भी बैतूल जिले का ही रहने वाला है। ललित, बैतूल का ही ये रहने वाला है। और शैलेंद्र, बहुत कम वक्त के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए। यही त्योहार है, इसमें लेबर को भी घर आना है, इसी में ड्राइवर की भी कमाई है, फिर एक लंबा सा ब्रेक लग जाएगा उसकी कमाई को। वो करें तो करें क्या? अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो पेट के लिए कर रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत शॉर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कोविड के काल में भी हमने देखा कि एक बसों में या ट्रकों में किस तरीके से लोग भर के आ रहे थे, वो दोनों ही लोगों की मजबूरियां थी, या ये कहे कि मौके का फायदा था, क्योंकि मजदूरों को घर जाना है, दिवाली का त्योहार मनाना है, और उनकी इतनी कमाई नहीं है कि वो अलग अलग वाहनों में जा सके। जिस तरीके से आपने कहा कि मजदूर जो है वो अभी कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं ढले, अगर कॉर्पोरेट कल्चर में ढल गए होते तो वो जहां रह रहे होते वहां दिवाली मना लेते, घर वालों से व्हाट्सएप कॉल पर बात कर लेते। लेकिन मजदूर है वो अपने गांव आ रहे थे और उसी बात का फायदा कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उसने उठाया। और ड्राइवर की भी एक अपनी मजबूरी है, उसका कोई जो मालिक रहा होगा उसने भी कहा होगा कि मजदूरी तो है, एक गाड़ी में बैठा के लाया जा सकता है। तो उसी क्रम में ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। जी 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 जी, कुछ घटनाएं ऐसी जिनके जिम्मेदार नहीं मिल पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर हम शैलेंद्र के पास चलेंगे और इस हादसे को लेकर भी हर अपडेट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती, 25 इलाके हैं जहां 6 घंटे बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। इसमें नारियल खेड़ी है, संत आसाराम नगर है, यहां बिजली कटौती होगी। ब्रिज विहार, गुलाबी नगर, प्रियदर्शी कॉलोनी, 11 मील, फिरदौस नगर, आशिमा, रॉयल सिटी, लैंडमार्क, यहां पर नहीं है मिलेगी बिजली। किलोल पार्क है, शारदा नगर है, गौतम नगर, सप्लाई प्रभावित होगी। 9 बजे से 3 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। इन इलाकों में मेंटेनेंस किया जाना है। तो अगर आप इन इलाकों में रहते हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया, न्यूज़ 18 ने जिक्र किया, तो आप अपनी जरूरत को थोड़ा एडजस्ट करें, मेंटेनेंस किया जाना है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, मेंटेनेंस और कई इलाके ऐसे जहां आज बिजली नहीं रहेगी तकरीबन 6 घंटे। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल ललित, राजधानी के लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें सुबह 9 बजे से लेकर जो है 3 बजे तक की कटौती होने, 6 घंटे की कटौती इन इलाकों में की गई है। और उसके पीछे बिजली विभाग का तर्क है कि इन इलाकों में अब मेंटेनेंस का काम किया जाना है। हालांकि दिवाली के पहले भी कुछ इलाकों का मेंटेनेंस कार्य किया गया था और ये सुनिश्चित किया गया था कि दिवाली पर किसी तरह की विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। और उसके बाद जो इलाके बच गए थे उन इलाकों में भी अब लगातार जो है वो इस तरह का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, क्योंकि पहले प्री मानसून मेंटेनेंस किया गया था, लेकिन बिजली की कई बारिश के दौरान कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं और कई, चाहे पोल को लेकर हो या फिर दूसरे अन्य उपकरणों को लेकर हो, उनका मानसून के निकल जाने के बाद उनका मेंटेनेंस होना आवश्यक हो जाता है, ताकि सर्दियों में किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो लोगों को ना हो। और यही कारण है कि अब राजधानी में एक बार फिर जो है आफ्टर मानसून के जो मेंटेनेंस है उसका काम शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में आज राजधानी भोपाल के 24 से अधिक जो कॉलोनियां हैं, यानी इलाके हैं, उनमें आज ये मेंटेनेंस होना, और जिसके चलते लगभग 6 घंटे
बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी और कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बिजली विभाग ने ये पहले ही सूचना जो है वो जाहिर कर दी थी, ताकि जो लोग हैं वो जो अपना जो बिजली के आधार पर जो कुछ काम होते हैं वो सुबह सुबह जल्दी निपटा ले या फिर 3 बजे के बाद शिफ्ट कर ले, ताकि उनके दैनिक जीवन में किसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें ना करना पड़े। जी तो परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। एक बार फिर उन नामों को दोहरा दें। अगर इन इलाकों में आप रहते हैं, यहाँ पर बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। 25 इलाके ऐसे हैं, नारियल खेड़ा है, संत आसाराम नगर है, ब्रिज विहार है, गुलाबी नगर है, प्रियदर्शनी कॉलोनी है, 11 मील, फिरदौस नगर, आशिमा रॉयल सिटी, लैंडमार्क, किलोल पार्क, शारदा नगर, गौतम नगर। बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी, बहुत ध्यान रखें। 1 आध घंटा और अभी बाकी है बिजली के मेंटेनेंस शुरू होने में। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।